नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रोव में। मेरा नाम गुरप्रीत है और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। लास्ट वीडियो मैंने जो आप लोगों के साथ कवर की थी, 3 वीडियोस डाली थी मैंने। ये अभी जो लास्ट अभी पूर्णिमा का दिन था, उस दिन मैंने 3 वीडियो शेयर की थी। एक थी फुल मून मेडिटेशन के ऊपर, एक थी पंचकोश विज्ञान के ऊपर और एक थी इम्पोर्टेंस ऑफ मून इन आवर लाइफ। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वो देखते रहें, ताकि वो जो लिंक में और सीरीज में वो चीज़ें चल रही हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर अगली वीडियो आप देखेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगा कि इसमें मैंने क्या बताया है, उसका लिंक कहीं ना कहीं पिछली वीडियो में जुड़ा हुआ है। तो आप पहले वो सब वीडियोस देखें। तो पंचकोश विज्ञान की जो मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने जो भी आपको नॉलेज दी थी हमारे 5 शरीरों के बारे में, और मैंने साथ ही आपको ये बताया था कि प्राण शरीर को मैं और अच्छे वे में आपको डिस्क्राइब करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं वही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट। लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो रही, थोड़ा सा मैं उसको समराइज कर देती हूँ कि क्या था एक्चुअल में पंचकोश विज्ञान की वीडियो में। देखिए, पहली बात तो मैंने कोश बताया था क्या होते हैं। कोश का मतलब है शरीर, कोश का मतलब है बॉडीज। तो हमारी सिर्फ एक बॉडी नहीं है जो नजर आ रही है, एक्चुअली हमारी 5 बॉडीज हैं। एक बॉडी ऐसी है जो कि विजिबल है, बाकी चारों इनविजिबल हैं, बस फर्क कितना है। और क्योंकि हम सब योग के बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा ये दिक्कत हो जाती है कि हम नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। या तो जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से जुड़ा होगा, या अगर कोई पैरासाइकोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये सब पैरानॉर्मल फिनोमिनन्स, थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस और क्लियर ऑडियंस और स्पिरिट्स, भूत प्रेत, ये सब उसमें टॉपिक्स कवर होते हैं। या तो उन लोगों को इसके बारे में पता होगा, पंचकोशों के बारे में या चक्रों के बारे में, या फिर जो योग की स्टडी कर चुके हैं, योग के प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें इसके बारे में पता होगा, या जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वैसे किसी गुरु के साथ भी जुड़े हैं। एंड गुरु जनरली ये ज्ञान देते ही हैं चक्रास के बारे में, क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तो पहले चक्रों के बारे में जानना और पंच शरीरों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उनको भी इसके बारे में पता होता है। तो शरीर, कोश यानी शरीर, यानी कि हमारी बॉडीज। तो हमारी मैंने कौन सी 5 बॉडीज बताई थी आपको? एक थी हमारी ये फिजिकल बॉडी, ये हमारा अन्नमय कोश, सबसे पहले जो अन्न से निर्मित है। सेकंड नंबर पे था प्राणमय कोश, जो कि प्राणों से निर्मित है, जिसके कंटेंट्स मैंने आपको बताए थे और अभी मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ आपको, इसलिए अभी इसके बारे में नहीं ज्यादा बताऊंगी। सेकंड था प्राणमय कोश हमारा, जो प्राणायाम के द्वारा हम जिसको पोषित करते हैं वो। थर्ड नंबर पे था मनोमय कोश, यानी कि मन शरीर। मन की जब भी हम बात करते हैं तो अपने आप में वो एक कोश ही है, वो स्टोरेज है हमारे भीतर। चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया था ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश का मतलब ये नहीं है कि उसमें ज्ञान स्टोर है दुनिया भर का, यहाँ जो पूरे जीवन में पढ़ते लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो वाला ज्ञान, उस ज्ञान की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो तो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, किसी ने बता दिया, उसकी बात नहीं। ज्ञानमय कोश का मतलब जो आपने पूरा जीवन, इवन पिछले पास्ट लाइफ में भी आपने जो सोचा, जो बोला और कुछ भी आपने काम किया, वो कर्म बनके, वो संस्कार बनके आपकी ज्ञानमय कोश में स्टोर हो जाता है। वो मेमोरीज, वो यादें, वो सब भी उसके अंदर स्टोर हैं। और 5वें नंबर पे आपको मैंने आनंदमय कोश के बारे में बताया था, जो फीलिंग है इनर ब्लिस की। इनर ब्लिस मतलब हैप्पीनेस से थोड़ी सी अलग फीलिंग है। ये हैप्पीनेस है जो थोड़ी देर के लिए होती है, जो अस्थायी होती है। कोई चीज़ मिल गई आपको, उससे खुशी मिल गई। लेकिन जो ब्लिस की फीलिंग होती है, ब्लिस स्थायी होता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप परमानंद की स्थिति में हैं। आप हर समय ईश्वर के आनंद में स्थापित होके रहते हैं। उसे हम कहते हैं ब्लिस की फीलिंग, जिसे हम कह सकते हैं विजडम भी, परमानंद। वो आपका आनंदमय कोश है। तो मैंने इसके ऊपर फिर अगर हम बात करें तो हमारा हायर सेल्फ है। पंच शरीरों के, पंच कोशों के ऊपर हमारा हायर सेल्फ एक है, जीवात्मा। अब मैंने आपको वो बता दिया कि पंच शरीर हैं और पंच शरीरों में कहीं ये जीवात्मा है, और इसके भी ऊपर कहीं हमारा हायर सेल्फ है। और जब ये 5 शरीर, ये चारों शुद्ध हो जाते हैं हमारे शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, इनकी शुद्धि के बाद जब भीतर का आनंद जागृत होता है और भीतर का जो सत्य ज्ञान है वो जागृत होता है, तो धीरे धीरे हम लोग उस हायर सेल्फ में, उस शिव शिवा स्वरूप में, उस परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। ये मकसद है योग का, यही मकसद है ध्यान और प्राणायाम का। तो आसन से लेकर
समाधि तक की जो यात्रा है वो इसी प्रकार होती है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चक्रों के बारे में। आपको मैं आज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज दूंगी कि एक्चुअल में चक्र क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस रहते हैं, और चक्र एक्टिवेशन की टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि मैं अब इसकी सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, चक्र सीरीज मेडिटेशन, माफ कीजिएगा, चक्र सीरीज। तो चक्र सीरीज में यही रहेगा कि आज तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा, अगली वीडियोस में आपको एक एक चक्र के बारे में पूरा उसको कैसे एक्टिवेट करना है, कौन सा उसका मंत्र भी होते हैं एक एक चक्र के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और फिर सबसे लास्ट वीडियो में हमारी चक्र मेडिटेशन रहेगी या चक्र क्लेंजिंग मेडिटेशन रहेगी, और उसमें ओवरऑल वो आधे घंटे की पौने घंटे का पूरा आपको बताया जाएगा। तो अभी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था, अब मैं आज फिर बता देती हूँ, प्राण शरीर की जब हम बात करते हैं तो प्राण शरीर क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर 72 लाख नाड़ियाँ, 72 लाख नाड़ियों का वेब है इसके अंदर, मतलब आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी हमारे भीतर नाड़ियाँ हैं। एक बार फिर से आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, वो ताकि रिवीजन भी हो जाए थोड़ी सी। ये देखिए, ये इसकी पिक्चर है। तो आप देखिए, ये छोटी 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 जो आपको नजर आ रही हैं, ये शाइन भी कर रही है बीच में, ये तो चक्र हैं हमारे, और ये जो मान्यूट मान्यूट सी आपको धागे की तरह ये नजर आ रही हैं, ये हमारी 72 लाख नाड़ियां हैं। तो एक तो ये होती है हमारे प्राण शरीर में, जो कि एनर्जी चैनल्स हैं, जो कि प्राण को टैप करते हैं एनवायरनमेंट में से। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम प्राण शरीर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, जब ये हमारी नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, श्वास जब अंदर जाता है, श्वास के साथ में प्राण अंदर जाता है, तो ये सब नाड़ियों की ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं एकदम से। और इसके अलावा वैसे तो 7 और नाड़ियां मुख्य मानी जाती हैं हमारे शरीर में, प्राण शरीर के अंदर ही, लेकिन 3 मेन नाड़ियों की बात की जाती है। कौन सी हैं वो 3 मुख्य नाड़ियां जिनका प्राणायाम में भी विशेष महत्व है? उन 3 नाड़ियों के बारे में अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ नाम लेके। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी आपकी ये लेफ्ट नाड़ी, यहाँ से आपको राइट नजर आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा जब आप सेल्फी मोड में बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है, अदरवाइज ये मेरा लेफ्ट है। तो दिस इज दी लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जो कि ठंडी है, ठंडी नाड़ी, चंद्र स्वभाव, ठंडा स्वभाव। ये वाली नाड़ी पिंगला, राइट साइड, पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, सूर्य जो गर्म है। चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी सिर्फ 0.9 डिग्री गर्म रहती है, इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती कि आप उसमें पानी गर्म कर लेंगे, इतनी भी गर्म नहीं होती वो, सिर्फ 0.9 डिग्री का दोनों में डिफरेंस रहता है। और वो मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले भी कि क्यों रहता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों का भी कहीं ना कहीं फिजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस रहता है। हमारा ये वाला राइट लंग जो है ये थोड़ा बड़ा रहता है, इसमें 3 लोब्स रहते हैं, इस वजह से इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और जो लेफ्ट लंग है हमारा वो थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, और उस वजह से क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग हो रही है हार्ट की, तो इसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं, और इसके साथ में टेम्परेचर भी इसका 0.9 डिग्री का दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो ये 2 नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। फिर सेंटर में जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना मार्ग जिसको बोल देते हैं, या वायु नाड़ी बोल देते हैं। अब होता क्या है कि पूरे दिन में हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी सूर्य नाड़ी चलती रहेगी या हमारी चंद्र नाड़ी ही चलती रहेगी, या फिर हमारी सेंटर नाड़ी चलती रहेगी। सेंटर का भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या कंसेप्ट है। देखिए, जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ में आपकी शुरू होती है सूर्य नाड़ी, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य अब चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे वातावरण में, तो सुबह उठने के साथ में जैसे सूर्य का उदय हुआ तो उसके साथ में आपके भीतर की जो जठ रागिनी है, जठर की अग्नि, जो भोजन जिसने पचाना है, वो भी साथ में प्रबल होनी शुरू हो जाती है। तो उसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा सीधा आपकी इस पिंगला नाड़ी के साथ है, जो आपकी इधर है। तो वो साथ में ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। और फिर जैसे आप जब भोजन कर रहे हैं, भोजन जब आपने किया और उसके 1 घंटे तक, क्योंकि डाइजेशन चलता रहता है आपका, तो 1 घंटे तक आपकी लगातार यही नाड़ी चलती रहती है, ये आपकी पिंगला नाड़ी। और 1 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी ईड़ा नाड़ी चल पड़ती है। पिंगला नाड़ी का रोल सिर्फ 1 घंटे तक ही रहता है। तो जब खाना पच गया तो फिर पिंगला नाड़ी चल पड़ेगी। ऐसे ही 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के अंतराल में ये दोनों नाड़ियां चलती हैं, कभी ईड़ा चलती है, कभी पिंगला चलती है। और जब ये दोनों नाड़ियां इकट्ठी चल रही हों एक टाइम पे,
तो तब हम कहते हैं कि सुषुम्ना मार्ग चल रहा है, सुषुम्ना मार्ग एक्टिवेट है, ये नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो गई है, सेंटर नाड़ी। तो जिस समय ये सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो गया, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए। कभी तो आप मेडिटेशन करते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता, और कभी मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर में गहरे ध्यान में चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि उस समय आपकी ऑटोमेटिकली वो दोनों नाड़ियां बैलेंस में रही होंगी और ऑटोमेटिकली आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, इसलिए आप गहरे ध्यान में चले गए। वैसे मेडिटेशन के द्वारा भी इसको चलाया जा सकता है, जब या फिर प्राणायाम के द्वारा भी इसको बैलेंस किया जा सकता है। दोनों नाड़ियां चल पड़े और आपकी सुषुम्ना ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाती है। मेडिटेशन करने से भी एक्टिवेट होती है। और जिसकी ना हो पाए एक्टिवेट, वो फिर कभी उन अनुभूतियों को नहीं फील कर पाता जो एक्चुअल में होनी चाहिए। जो देखिए, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो बहुत ही एक सेंस ऑफ बैलेंस फील होता है हमें अपने अंदर। वो कुछ अलग ही तरीके के शांति का भाव, अपने भीतर आनंद का भाव वो आता है उसके एक्टिवेशन के साथ में। और जिनके अंदर नहीं आता, या जिनके अंदर हमेशा ही उथल पुथल मची हुई है, दोनों नाड़ियां इम्बैलेंस हुई हुई हैं, ईड़ा भी पिंगला भी, वो फिर सेंटर नाड़ी कभी एक्टिवेट नहीं हो पाती, क्योंकि इसी नाड़ी के द्वारा ही आपने उन हायर डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करना है। फिर वो इंसान नहीं कर पाता उसे एक्सपीरियंस। उसके लिए ज़रूरी है पहले इन दोनों को बैलेंस करना। वो है एक अच्छे लाइफस्टाइल के द्वारा वो आ सकता है। तो अभी मैंने तीनों नाड़ियां बता दी आपको। अब इन्हीं नाड़ियों के साथ ही कनेक्शन है चक्रास का, इसीलिए मैंने आपको बताया पहले। अब देखिए, एक बार फिर से मैं आपके सामने बात करती हूँ। मैं आप लोगों को फिर से वो वाला चार्ट दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये चक्र हैं हमारे, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये दिस इज, आप ये समझ लें, दिस इज द ह्यूमन सोल। या ये एक जीवात्मा बैठी है और उसके भीतर ये चक्रों की कुछ स्थिति है ऐसी। अब ये जो आप नाड़ियां देख रहे हैं ना, ये लाल रंग की नाड़ी, ये है आपकी पिंगला। लाल रंग क्यों है इसका? क्योंकि लाल रंग गर्म रहता है, इसलिए ये पिंगला नाड़ी का कलर है। ये वाली ब्लू कलर की ये है ईड़ा नाड़ी, क्योंकि ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी नीली क्यों? क्योंकि ठंडा होता है नीला रंग। और फिर ये सेंटर वाली नाड़ी जो जा रही है ऊपर, ये है सुषुम्ना नाड़ी, ये बिल्कुल सेंटर में से। और देख रहे हैं आप कि ये तीनों नाड़ियां इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, कुछ कुछ पॉइंट्स पे मिल रही हैं एक दूसरे के साथ में। अब अलग होते हुए भी तीनों नाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं कुछ पॉइंट्स पे, और जहां ये मिल जाती हैं वहां पर चक्रों का उदय होता है। चक्र क्या है बेसिकली? पहले तो ये समझें, जहां ये तीनों नाड़ियां मिल जाती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वहां पे चक्रों का उद्गम होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे मूलाधार का उद्गम हुआ, यहाँ पे इस चक्र का उद्गम हुआ। जिस जिस एरिया में मिलेंगी वहां उस एनर्जी सेंटर का उद्गम होगा और वो उस एरिया को कंट्रोल करेगा, उसके अलग फंक्शंस रहेंगे। अब ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारे आज्ञा चक्र में खत्म हो गई आके, ये यहीं तक थी, और ये तीनों नाड़ियां यहाँ पे मिल रही हैं आज्ञा चक्र में। उसके बाद में जब बात हो रही है ऊपर क्राउन चक्र में, ये टॉप ऑफ द हेड में, तो यहाँ ईड़ा और पिंगला नहीं होंगी, यहाँ पे खत्म हो गई तीनों नाड़ियां, और यहाँ फिर सुषुम्ना नाड़ी ही यहाँ तक जाती है। ये जैसे आप इधर भी देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ ऊपर तक सुषुम्ना नाड़ी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए, हमारे शरीर में, एक बार इस पिक्चर को भी आप देख लें बहुत ध्यान से, कुछ ऐसी स्थिति हमारी बैक में रहती है चक्रास की। ये देखिए, ये हमारे यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे से ये लोअर चक्र है हमारे तीन। ये मूलाधार चक्र है, ये स्वाधिष्ठान चक्र है, ये मणिपुर चक्र है। दीज आर कॉल्ड लोअर चक्रास, लोअर डायमेंशन के। अब ये जो चक्र है ग्रीन रंग का आप देख रहे हैं, ये है अनाहत चक्र। इन्हें कहा जाता है मिडल चक्र, मीडियम, क्योंकि इसके ऊपर जो ये है विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अनाहत चक्र इन लोअर सेंटर्स, लोअर एनर्जी सेंटर्स और हायर एनर्जी सेंटर्स के बीच में एक मीडिएशन का काम करता है। ये सेंटर में है, इसलिए ना तो ये हायर में है ना ये लोअर में है, ये बीच में इनका मीडियम है एक, जो इनको जोड़ता है आपस में। तो ये बैक में हमारा बिंदु चक्र रहता है। ये आगे तो हमारा आज्ञा चक्र है जो फ्रंट में नजर आता है, और उसके बिल्कुल जहाँ पे ये चोटी, पंडित लोग चोटी रखते हैं ना, जहाँ पे यहाँ पे बिंदु रहता है, तो बिंदु और आज्ञा चक्र, इन दोनों को मिलाकर, बिंदु और ये
ये मिलते हैं, बनते हैं तीसरा नेत्र। आज्ञा चक्र और बिंदु, जब इनको हम इकट्ठा काउंट करते हैं तो ये तीसरा नेत्र कहलाता है। दोनों को मिला के एक चीज नहीं हम तीसरे नेत्र में बोलेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक इसके माध्यम से। अब देखिए, मैं चक्रास के बारे में आपको बता देती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली चक्र सिर्फ हमारे पीछे नहीं होते, हमारे फॉरवर्ड बॉडी में भी होते हैं। तो सबसे पहले अब मैंने आपको नाम बता दिए चक्रास के, कौन कौन से नाम थे। सबसे पहले था, ये देखिए एक बार फिर से एक नई पिक्चर के साथ, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। और चक्र होते क्या है असल में? चक्रास होते हैं एनर्जी सेंटर्स या फिर साइकिक सेंटर्स जिन्हें आप कह लें, जो कि हमारे हमें वो साइकिक एक्सपीरियंसेस करने में मदद करते हैं। उन जिन्हें हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स के उन चीज़ों को हम अनुभव कर पाए, वो साइकिक एक्सपीरियंसेस ले पाए, ये एक एनर्जी चैनल्स हैं उसको अनुभव करने के लिए। दीज आर कॉल्ड चक्रास, या फिर वर्टेक्स भी कह देते हैं ऐसे हम। तो अब कहा ये जाता है अलग अलग, यदि हम उसकी बात करें ग्रंथों की, तो कुछ कह देते हैं कि सिर्फ ये दीज आर कलरफुल सर्कल्स ओनली, कलरफुल सर्कल्स हैं, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर कुछ ये कह देते हैं कि ये कमल के पुष्प के समान पेटल्स होते हैं। तो कमल के पुष्प के अलग अलग पेटल्स के वो आकार और वो साइज इसमें बने हुए, अलग अलग तरीके के काउंटिंग के पेटल्स हैं इसके अंदर, तो हमने कमल के फूल की इसमें कैटेगरी ले ली। या फिर जो मैं आपको इसका एक और चीज़ बताऊं जिसमें आप रिलेट भी कर पाएंगे इसको, वो ये है हमारी प्रकृति की हर चीज़ जुड़ी हुई है हमारे साथ, क्योंकि पंच तत्व भी हमारे भीतर हैं। और पंच तत्वों के साथ में ही आपने देखा है कि हमारे यूनिवर्स में जब बारिश होती है तो आकाश में रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष कहीं ना कहीं रिलेट होता है बिल्कुल इसके साथ में, हमारे चक्रास जो हमारे भीतर हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इन चक्रास की बात हो रही थी अभी, ये हमारे इतना समझ में आ गया, दीज आर एनर्जी सेंटर्स। इनका काम है एनर्जी को टैप करना यूनिवर्स में से, हायर जो हम यूनिवर्स की बात करते हैं वहां से एनर्जी को लेना अपने भीतर, और ये एनर्जी से ही कंट्रोल होते हैं। और दूसरा हमारे इमोशंस भी इसको अफेक्ट करते हैं, बिकॉज इमोशंस आर ऑल्सो एनर्जी। तो एनर्जी सेंटर्स हैं, इसको हम डायसेक्ट करके नहीं देख सकते। एक चीज़ और है, क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं, ये हमारे प्राण शरीर में है जो कि इनविजिबल है, इसलिए इसको चीर फाड़ करके नहीं देखा जा सकता। इसे सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है, पहला तो जो मेडिटेशन कर रहा है, जिसका तीसरा नेत्र जागृत हो गया, उसके अंदर वो सेंस जागृत हो जाएगी, उसका वो नेत्र जागृत होने से वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख पाएगा जो कि आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और वो देख सकता है, वो चक्रास को देख सकता है, फील कर सकता है। इवन स्पिरिट्स की जब हम बात करते हैं तो स्पिरिट्स भी हर कोई नहीं देख सकता, होती हैं हमारे आसपास नो डाउट वो हर समय, लेकिन कुछ लोग उसे फील कर पाते हैं, कुछ उसे देख पाते हैं। तो देखने की जो शक्ति है क्लियरली, वो हमारे तीसरे नेत्र से आती है। ये दोनों नेत्र हैं, एक तो हमारे फिजिकल आईज हैं, इसके अलावा जो एक हमारा जब कहते हैं नेत्र जागृत हो गया तो आप कुछ भी देख सकते हो, वो है हमारा ये थर्ड आई। जैसे हम कहते हैं कि भगवान शिव की भी वो तीसरी आंख थी, वो सबके पास होती है, बस वो जागृत नहीं है, अभी उसे जागृत किया जा सकता है। अब इसके बाद में मैं आपको चक्रास के बारे में बताती हूँ कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। मीनिंग समझ में आ गया आपको क्लियरली? अब आगे ये देखिए, 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी पे वो स्थित हैं। जैसे आपकी टेलबोन से शुरू होके यहाँ तक वो जाते हैं आपकी पूरी स्पाइन पे। और सिर्फ स्पाइन पे ही नहीं, उसके अलावा हमारे आगे फ्रंट बॉडी में भी वो चक्र होते हैं। आपको दिखाई देती हूँ पहले, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे कोई। ये देखिए, ये चक्रों को देखें आप, ये मूलाधार चक्र है सबसे नीचे, ये सिर्फ हमारे सेंटर में ही रहता है, हमारी टेल बोन पे लोकेटेड है। और एक है हमारा क्राउन चक्र सबसे टॉप पे सिर पे, ये भी सिर्फ सेंटर में ही रहता है, एक ही, इसकी आगे पीछे कोई लोकेशन नहीं है। और मूलाधार और सहस्त्रार के अलावा बाकी जितने चक्र हैं, ये 5 चक्र उसके बीच में, इन सब की आगे और पीछे लोकेशन रहते हैं। ये फनल्स की तरह बने होते हैं जो कि एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं। यदि हार्ट चक्र की बात हो रही है ना, तो हार्ट चक्र मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है उसी लोकेशन में। विशुद्धि चक्र की बात हो रही है तो आगे भी है और वो पीछे भी है। यदि थर्ड आई की बात मैंने अभी की, तो ये आज्ञा चक्र हो गया आगे,
ये मेरा आज्ञा चक्र है, ये पीछे बिंदु है, तो इन दोनों को मिला के मेरा तीसरा नेत्र बना। ये मणिपुर चक्र आगे भी और पीछे भी है, स्वादिष्ठान सब उसके नीचे आगे भी और पीछे भी है, लेकिन मूलाधार सबसे नीचे और ये सहस्त्रार ये सिर्फ सेंटर में ही रहते हैं, सिंगल। तो इतना आप समझे कि एनर्जी को जब हम टैप करते हैं ना प्राणायाम में या मेडिटेशन में, तो वो आगे और पीछे से वो दोनों तरफ से वो एनर्जी जा रही होती है, उस समय आगे ही नहीं पीछे नहीं होते सिर्फ चक्र। इसको समझें आप सबसे पहले। तो नाम बता दिया मैंने, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ नीचे से शुरू करके। सबसे नीचे टेलबोन पे जो हमारा चक्र होता है, ये टेलबोन आप समझते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी का जो एंड होता है जहाँ ये खत्म होती है, वहां पे सबसे नीचे ये है आपका मूलाधार चक्र। अभी नाम सुन लीजिए इसका ध्यान से, उसके बाद बताया जाएगा आपको। मूलाधार चक्र, या फिर कई इसको रूट चक्र भी बोल देते हैं, बेस चक्र भी बोल देते हैं कई इसको इंग्लिश में। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, इसे हम कहते हैं स्वाधिष्ठान, इसे कहेंगे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, क्योंकि यह रीजन क्या है सैक्रल चक्र इसको कहने का, क्योंकि ये सैक्रम रीजन में है। टेलबोन के ऊपर हमारा जो ये रीढ़ की हड्डी का एरिया, इसे सैक्रम रीजन कहा जाता है, तो इसीलिए इसको सैक्रल चक्र भी कह देते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आप इसको बोल देते हैं, जिसका काम होता है डाइजेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद उसके ऊपर जो है हमारा अनाहत चक्र, ये था मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र कह देते हैं यहाँ इसको। और उसके ऊपर आ गया हमारा अनाहत यानी कुछ कह देते हैं इसको हार्ट चक्र, क्योंकि ये हार्ट के थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड है, हृदय स्थान में। उसके ऊपर हमारा आता है गले के एरिया में, यहाँ पे इसे हम कह देते हैं विशुद्धि चक्र, या फिर थ्रॉट चक्र भी इसको कहा जाता है। ये थ्रॉट एरिया है तो थ्रॉट चक्र बोल देते हैं इसको। सबसे ऊपर यहां जहां क्राउन पहनते हैं, ताज पहनते हैं, इसको हम कह देते हैं सहस्त्रार चक्र। सॉरी, मैं एक चक्र भूल गई हूं। विशुद्धि चक्र के ऊपर एक चक्र था जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। ये कुछ इसे अज्न चक्र भी बोल देते हैं, या फिर आज्ञा चक्र कह देते हैं इसको हम, या थर्ड आई बोल देते हैं हम इसको, कुछ भी कह लें आप। और सबसे टॉप पे आ जाता है सहस्त्रार चक्र, यहाँ ये वाला एरिया जहाँ ताज पहना जाता है। तो इतनी लोकेशन आपको समझ में आ गई। 7 चक्र माने जाते हैं। इसके अलावा और भी चक्र होते हैं शरीर में, ऐसा नहीं कि और नहीं होते, लेकिन ये मेजर चक्र हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे इवन अध्यात्म में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, इन 7 चक्रों का। उसके अलावा दशम द्वार की यदि बात होती है तो ये आपका 7वां चक्र, 8, 9, 10। उसके अलावा शरीर से बाहर हमारे 3 ये स्थान और माने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दशम द्वार। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा जब यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है, तो यहाँ सहस्त्रार से निकलती हुई और तीनों चक्रों को पार करती हुई वो ऊपर ब्रह्मांड में ईश्वर के साथ मिल जाती है। वो एक अलग विषय है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी इसका डिस्क्रिप्टिव हम वो करते हैं डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात की थी। होता क्या मूलाधार चक्र? सबसे पहले आप इमेज देख लें ध्यान से। आपको उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने बताया सेल्फी मोड में बना रही हूँ वीडियो, तो आप बट मेरी भाषा को सुने, मेरे शब्दों को सुने क्या कह रही हूँ। मूलाधार। अब मूलाधार की यदि बात की जाए तो अब यदि हम तंत्र विद्या की बात करते हैं, तंत्र योग की बात करते हैं, तो फिर उसमें ये चीज़ें भी बताई जाती हैं कि इसमें कई प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं साइंटिफिक चीज़ें लेके चलूंगी आपके साथ। तो देवी देवताओं का वास होता है, वो तंत्र योग कहता है इसके बारे में। लेकिन अभी मैं जो समझाना चाह रही हूँ, व्हाट इज एक्चुअली मूलाधार। फर्स्ट इट्स मीनिंग। मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बना है। मूल यानी कि जो हमारा बेस है, मूलाधार चक्र, ये एक तो आपके टेलबोन में होता है सबसे पहले, तो इसकी जो लोकेशन है सबसे नीचे है। मूलाधार चक्र वो चक्र है जो कि आपको
आपकी आत्मा को आपके शरीर के साथ जोड़े हुए है। आप कुछ यूं समझें इस बात को कि आपका जो कनेक्शन है इस संसार के साथ, इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ, वो कहीं ना कहीं इस मूलाधार चक्र के कारण ही है। इसी के कारण आप इस संसार में हैं, जुड़े हुए हैं इसके साथ। जो भी आप अनुभूतियां कर पा रहे हैं, चाहे वो सुख है, चाहे दुख है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो भय है, वो सिर्फ मूलाधार चक्र के कारण ही है। और जो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इस मूलाधार चक्र में, आपकी भागदौड़ जीवन को लेके, आपकी सर्वाइवल नीड्स। अब सर्वाइवल नीड्स में क्या आ जाता है? आपका रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा कमाना। क्यों पैसा कमाते हैं? यहाँ पे अब आपकी ख्वाहिशों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रही कि आपको गाड़ी खरीदनी है या आपको ज्वेलरी खरीदनी है। आपकी सर्वाइवल नीड, क्यों पैसा कमाना है? क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है, क्योंकि मुझे अपना पेट पालना है। तो वो जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो सारी आपके मूलाधार चक्र के अंदर होती हैं। आपका कनेक्शन इस संसार के साथ, अटैचमेंट्स, भय और गुस्सा किसी के साथ भी किसी भी वजह से, आपका इस संसार में फंस जाना छोटी छोटी चीज़ों को लेके, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, जिन लोगों को इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है वो कहीं ना कहीं इसी चक्र के अंदर ही होती है। अब क्योंकि आपको मैंने बता दें क्या फंक्शंस हैं इस चक्र के, जो मैंने आपको ओवरऑल बताए कि सर्वाइवल नीड्स को कंट्रोल करना, बाकी इन सब चीज़ों को आपकी लाइफ में जो जो आपके लिए नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करना, ये इसका रोल रहता है। और इसके साथ में ही आपकी सिक्योरिटी की फीलिंग, सेफ्टी की फीलिंग, वो भी आपके मूलाधार चक्र में ही रहती है। इसके साथ में फिजिकल बॉडी की यदि बात करें तो ये जो चक्र है आपके शरीर में, आपको पता है कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स का सुना होगा सबने, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लोग हैं। ग्लैंड्स कुछ हार्मोन से क्रिएट करते हैं। अब फिजिकली अगर हम बात करें तो एक एक जो चक्र है वो इन ग्लैंड्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। फिजिकल बॉडी में वो ग्लैंड होगा जिसको हम इसमें प्राण शरीर में चक्र बोल रहे हैं। अब जो मूलाधार चक्र है उसे कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? आपकी ये किडनीज होती है यहाँ पे, आपको पता होगा आपकी कमर में राइट और लेफ्ट साइड में यहाँ किडनीज हैं। और किडनीज के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड रहता है, उसके ऊपर उसका स्थान है, जो कि उसका क्या फंक्शन है? जब आप किसी मुसीबत की परिस्थिति में होते हैं, ऐसी परिस्थिति में जहां पे अब आपको पता है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, यहाँ तो लड़ लो या फिर भाग जाओ वहां से, ऐसी परिस्थिति, तो उसमें जो शरीर की तैयारी करवानी है लड़ने के लिए या भागने के लिए, एनर्जी तो देनी है बॉडी को, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तो वो काम एड्रीनल ग्लैंड का रहता है। वो कुछ ऐसे हार्मोन से क्रिएट करता है आपकी बॉडी में जिससे कि आपके शरीर में एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, पेट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और बाकी शरीर के मसल्स में बढ़ जाता है। ये उसका काम रहता है, आपको तैयार करना उस सिचुएशन के लिए। तो जो मूलाधार चक्र है वो आपकी एड्रीनल ग्लैंड के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि अब आपने सिमिलैरिटीज देखी दोनों में। एड्रीनल ग्लैंड में भी आप क्या कर रहे हैं? परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, और मूलाधार में क्या कर रहे हैं? आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अपना जीवन यापन करना। ये जो जीवन की चिंताएं हैं, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, और